बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा दिल से ले लेते हैं, काफी सारे लोग दिल से ले लेते हैं। बट कई बार मुझे इकबाल साहब ऐसा भी लगता है कि मजा भी आता है। कई बार हम इंजॉय भी करते हैं इन चीजों को कि ठीक है चलिए, मतलब एक अगर लेग पुलिंग हो और लिमिट्स के अंदर हो तो उसमें बड़ा मजा हम्म। आता है। क्योंकि देखिए ये एक इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, क्योंकि अब दोनों इतना फ्रीक्वेंट क्रिकेट तो खेलते नहीं है, बायलैटरल सीरीज नहीं होती है इंडिया पाकिस्तान की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग, और पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें 24 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में T20 वर्ल्ड कप के एक अहम मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। और बड़ी हाइप क्रिएट हो चुकी है इस मैच के हवाले से। और सरहद के उस पार भी और सरहद के इस पार भी बहुत बातें हो रही है। और पाकिस्तान और भारत का जब भी मैच होता है वो बड़ा जिसे कहें ये हाई प्रोफाइल मैच होता है, और बड़ा ही जिसे कहें वोल्टेज, हाई वोल्टेज का मैच होता है, अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा। इस हवाले से यकीनन बहुत सारी चीजें आ रही हैं। भारत ने एक इश्तिहार भी बनाया मौका मौका का, और इस मर्तबा उस इश्तिहार में उन्होंने एक सरदार जी को रखा है कि जो कहते हैं बाय वन ब्रेक वन। बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन इस मैच के हवाले से, इसके एनालिसिस के हवाले से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पर भारत के मारूफ स्पोर्ट्स एंकर, स्पोर्ट्स रिपोर्टर रवीश बिष्ट, जो माजी में न्यूज नेशन टीवी, IBN7 और उसके अलावा ESPN स्टार स्पोर्ट्स से वाबस्ता रहे। आजकल फ्रीलांस काम कर रहे हैं। और रवीश बिष्ट जिस तरह से बोलते हैं, और जो इनकी क्रिकेट पर, भारतीय क्रिकेट पर और उसके अलावा इंटरनेशनल क्रिकेट पर जो इनकी गिरफ्त है, वो यकीनन काबिल सताइश है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की, और रवीश बिष्ट की गुफ्तगू यकीनन आपको पसंद आएगी। रवीश, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतने शॉर्ट नोटिस पर ज्वाइन किया। माय प्लेजर सर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, और तमाम जो प्लेयर हैं वो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं आपकी पाकिस्तान के प्लेयर। और मैं 2007 से आपको जानता हूं, जब पाकिस्तान टीम भारत आई थी। और मुझे याद है शोएब अख्तर स्टार प्लेयर हुआ करते थे, उनको नेट्स छोड़ के आए थे आपके पास। और बड़े मैंने आपके बिल्कुल। इंटरव्यूज देखे हैं। मिसबाउल हक का तो आपने बेडरूम में जाके इंटरव्यू कर लिया, तो ये तो मतलब बड़ी शानदार चीज थी, और इंटरव्यू भी बहुत शानदार था। सो थैंक यू वेरी मच नहीं एंड माय प्लेजर। नहीं, इट्स अ प्लेजर। अब रवीश, बात करते हैं कि बहुत दोनों तरफ बेइंतहा जोश खरोश, एक्साइटमेंट। पाकिस्तान में तो लोगों ने प्लान किया हुआ है, मैं आपसे पूछूंगा भारत में भी है कि नहीं, कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लग रही हैं और बिरयानी पक रही है, हलीम पकेगा, और लोग पूरी फैमिली इकट्ठे बैठकर मैच देखेगी। पाकिस्तानी टीम की T-शर्ट्स लोगों ने खरीद ली है। यहाँ तो ये एक्साइटमेंट है। भारत में क्या सूरत हाल है रवीश? इकबाल साहब देखिए, ये फेस्टिवल सीजन है इंडिया में, क्योंकि आपको पता है कि ये दशहरा होता है यहाँ पर, उसके बाद दिवाली है 3 नवंबर को, उस दिन भी इंडिया मैच खेलेगा। तो ये फेस्टिवल सीजन है, और इस फेस्टिवल सीजन में चार चांद लगा रहा है इंडिया पाकिस्तान का मैच। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। मैं आपको बताऊं कि सुबह जो मेरा स्टार्ट होता है स्केड्यूल, रूटीन जो मेरा स्टार्ट होता है जिमिंग के साथ होता है, तो जिम में मुझे लोग पूछते रहते हैं क्या तैयारी है, क्या करने वाला है इंडिया, क्या प्लेइंग 11 होगी। कोई एक्सरसाइज की बात नहीं करता है, सब यही बात कर रहे होते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच की। आप मार्केट में जाओ, जो जो मैं लोग मिलते हैं वो यही पूछ रहे होते हैं, सामान के बारे में नहीं पूछ रहे होते, वो यही पूछ रहे होते हैं कि यार क्या होगा, यार कैसा मैच हो जाएगा भारत पाकिस्तान का, हम हरा देंगे पाकिस्तान को, क्या करेंगे, पार्टी कहाँ है। तो यहाँ पे भी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जा रही है, और यहाँ पे जो थिएटर्स हैं, जो सिनेमा हॉल्स है, वहां पे भी 24 अक्टूबर जो है उस दिन वहां पे भी तैयारियां की गई है कि बड़े स्क्रीन पर जो है मैचेस दिखाए जाएंगे। और लोग बड़े एक्साइटेड हैं, वो टिकट्स खरीद रहे हैं वहां की, क्योंकि हर कोई दुबई नहीं जा सकता, बट वो फील ले सकता है बड़े हॉल में जाकर विद पब्लिक विद क्राउड। तो कोविड के प्रोटोकॉल्स के साथ बड़े बड़े स्क्रीन में, थिएटर में, सिनेमा हॉल में मैचेस देखा जाएगा। एंड एक्साइटमेंट बिल्ड होना काफी पहले से शुरू हो गया था, जैसे ही IPL खत्म हुआ, बल्कि उससे पहले पहले से ही सारे लोग इंडिया पाकिस्तान मैच की बात करने लग गए थे। तो मुझे लगता है कि जैसा आपने पाकिस्तान का बात बताई, इंडिया में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। मैं अभी नीचे से आ रहा हूँ, मतलब अपार्टमेंट से नीचे से आ रहा हूँ, वहां पे भी लोग सब यही बात कर रहे थे। करवा चौथ भी है यहाँ पे, 24 को त्योहार होता है,
वो उसमें सब मेहंदी लगा रहे हैं, तो उसमें भी यही बात चल रही थी कि यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, क्या तैयारियां हैं, आप क्या करने वाले हैं, क्या होगा, ये सब होगा, तो यही सारी चर्चाएं चल। अच्छा, एक चीज मैं और आपसे पूछूं, भारत ने अपने दोनों प्रैक्टिस मैचेस खेले, दोनों जीत लिए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उनके जो एस बैट्समैन है विराट कोहली, पहले मैच में भी उन्होंने बैटिंग नहीं की, दूसरे मैच में तो वो खेले ही नहीं, वो बगैर प्रैक्टिस मैच के डायरेक्ट जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ करंट मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। देखिए इकबाल साहब, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, वो प्रैक्टिस पे ज्यादा डिपेंड नहीं करते। मैं आपको बिल्कुल एक बात बताऊंगा कि विराट कोहली, मेरे को याद है एशिया कप में एक मैच खेल रहे थे और इंडिया का मैच था, और उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। वो प्रैक्टिस वहां पे आए, उस समय कैप्टन भी नहीं थे, वो प्रैक्टिस करने आए, वहां पे बैट लेकर बैठे रहे, गप्पे मारते रहे, इधर से वो बड़े शरारती भी हैं, बड़ी छेड़खानी करते रहे, गाने सुनते रहे, उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, और अगले मैच में जाके उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की। तो ये क्या होता है कि जब कोई खिलाड़ी किसी जोन में होता है, किसी उसके उसके मेंटली वो इतना स्ट्रांग होता है वो खिलाड़ी, कि कई बार उसको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती। अब महेंद्र सिंह धोनी है, 5-6 सालों तक उन्होंने विकेट कीपिंग की कोई प्रैक्टिस ही नहीं की, और आप उनके विकेट कीपिंग स्किल्स देखिए, अपने स्किल्स हैं, और गिफ्टेड कह सकते हैं, उनकी सोच है कि एक अलग तरीके का अनऑर्थोडॉक्स विकेट कीपर है, जो कि कभी स्टंपिंग मिस नहीं करता, बल्कि उसकी स्टंपिंग का अगर आप टाइम देखेंगे तो एडम गिलक्रिस्ट या मार्क बाउचर जैसे विकेट कीपर से कई आला दर्जे का है। तो ये कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी जोन में होता है, किसी जरूरत नहीं पड़ती। जरूर फर्स्ट प्रैक्टिस मैच उन्होंने खेला, कामयाब नहीं रहे, सेकंड प्रैक्टिस मैच में बॉलिंग के लिए आए थे कि अगर सिक्स बॉलर की जरूरत पड़ेगी तो क्या मैं तैयार हूं, इसलिए विराट कोहली ने ओवर डाले वहां पर, क्योंकि 2016 में उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप में बॉलिंग कराई थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, विकेट भी लिया था। अंडर 19 क्रिकेट में विराट कोहली ने बड़ी बॉलिंग कराई है, तो बस बॉलिंग स्किल्स चेक करने आए थे वो अपने। ये मैं मानता हूं कि शायद आईपीएल में उस फॉर्म में नजर नहीं आए थे विराट कोहली, बट इतने बड़े प्लेयर है, जो बड़े प्लेयर होते कभी भी फॉर्म में आ जाते हैं, वो प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ती उनको, उस माइंडसेट की जरूरत पड़ती है। उस माइंडसेट पे अगर वो खिलाड़ी आ गया तो वो आपके लिए करेगा। और एक छोटा सा और रिकॉर्ड है कि पिछले 3 टी20 मुकाबले जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने खेले अगेंस्ट पाकिस्तान, 12, 14 और 16 में, उनमें से अभी तक विराट कोहली नॉट आउट है पाकिस्तान के अगेंस्ट। कोई भी पाकिस्तान का बॉलर उनको आउट नहीं कर पाया है। तो अब देखना होगा कि क्या विराट कोहली उसको दोबारा आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या करते हैं। सही। अगर हम टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो विराट कोहली ने जिस तरह से कॉम्बिनेशन आजमाया कि केएल राहुल जो है वो इनिंग्स ओपन करेंगे, रोहित शर्मा भी, अगर आप जिस तरह कोहली की बात कर रहे थे विराट की, तो रोहित शर्मा भी आईपीएल में कोई इतनी ज्यादा ब्लास्टिंग फॉर्म में नजर नहीं आए जिस तरह के वो बैट्समैन है, अगले कप्तान भी होंगे वो भारत के। तो अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें रवीश, आप क्या समझते हैं, केएल राहुल और फिर रोहित शर्मा, और वन डाउन पोजीशन पे विराट कोहली, चौथे पे सूर्या कुमार यादव, या आप समझते हैं ईशान किशन होंगे? फिर उसके बाद बैटिंग लाइनअप क्या होगी, ऋषभ पंत कितने नंबर पे बैटिंग करने आएंगे? आपकी क्या ओपिनियन है भारतीय लाइनअप के हवाले से? इकबाल साहब देखिए, रोहित शर्मा जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल कैप्टन है इंडियन प्रीमियर लीग के, 5 टाइटल है उनके नाम के, और उन्होंने कई बार महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े कप्तान को अपनी कप्तानी से मात दी, और क्रंच सिचुएशन में वहां पे उन्होंने अपनी कप्तानी से मैच जिताया। बट अगर आप उनका ओवरऑल आईपीएल करियर देखेंगे तो उनके नाम सिर्फ 1 सेंचुरी है। वो एज ए बैट्समैन कभी आईपीएल में इतने सक्सेसफुल नहीं हुए कि उनको सबसे हाईएस्ट स्कोरर रहे हों, और ये इस सीजन भी रहा है। एज ए कैप्टन इज वेरी सक्सेसफुल, बट एज ए बैट्समैन, एज ए बैटर, वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। इस बार भी आईपीएल में उनकी फॉर्म वैसी नहीं थी, लेकिन जब इंडिया के लिए खेलेंगे तो कैप्टेंसी का जो बोझ होता है, जो जिम्मेदारी होती है, वो उनके कंधों पर नहीं होती, बड़े फ्री अंदाज में वो खेलते हैं, जो कि हमें सेकंड प्रैक्टिस मैच में भी दिखाई दिया, जहां पे उन्होंने अपने अच्छा टच दिखाया। तो आई होप कि भैया रोहित शर्मा जो है वो फॉर्म में रहेंगे, और जब इंडिया के लिए वो खेलेंगे, क्योंकि कैप्टन नहीं होंगे वो टीम के, तो मेरे हिसाब से वो उनके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, वो अच्छी तरीके से फ्री फ्लो अंदाज में बैटिंग करेंगे। इंडिया का बैटिंग लाइनअप ये होगा कि केएल राहुल थोड़ा बड़ी सा नेट का जबरदस्त फॉर्म में प्रॉब्लम चल है रहे हैं, रोहित, बहुत एक अच्छे शॉट्स सेकंड। मार रहे हो, और ओपनर जो है भारत के वो रोहित शर्मा और केएल राहुल ही रहने वाले हैं। विराट कोहली ने सोचा था कि वो ओपन करेंगे, बट वो आएंगे नंबर 3 पर। नंबर 4 होंगे सूर्य कुमार यादव। नंबर 5 में आपके पास ऋषभ पंत का ऑप्शन भी है और ईशान किशन का ऑप्शन भी है, जिन्होंने प्रैक्टिस मैच में अच्छा किया, बट आई विल गो विद ऋषभ पंत। ऋषभ पंत विल बी नंबर 5। नंबर 6 हार्दिक पांड्या। नंबर 7 आप अगर पेसर्स की बात करें तो इंडिया के पास 3 पेसर्स जिनको खिलाना चाहेंगे, बुमराह, शमी एंड भुवी को भी खिला सकते हैं। एंड देन उनके पास 2 स्पिनर है, उसमें रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर खेलेंगे। अब वरुण चक्रवर्ती को लाएंगे या रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने सेकंड प्रैक्टिस मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करके प्रेशर डाल दिया है। तो ये इंडिया का प्लेइंग 11 बनने वाला है। अच्छा, और मैं अगर आपसे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप भी यकीनन जानना चाहेंगे, जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 हो सकती है वो ये है रवीश के, इनका ये प्लान है कि इनिंग्स ओपन करेंगे बाबर आजम और रिजवान, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे। वन डाउन पोजीशन पर ये फखर जमान को ट्राई करेंगे, क्योंकि एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में। नीचे जाकर इमाद वसीम आते हैं एक लेफ्ट हैंडेड, तो वन डाउन पे फखर जमान, चौथे पे मोहम्मद हफीज,
5वें पे शोएब मलिक और 6ठे पे ये प्रेफर कर रहे हैं आसिफ अली को हैदर अली पर, क्योंकि आसिफ अली का तजुर्बा भी है थोड़ा और वो लीग वगैरह भी खेले हुए हैं। तो 6ठे पे आसिफ अली, 7वें पे आएंगे शादाब खान जिन्होंने अपनी बैटिंग इंप्रूव कर ली है, 8वें पे आएंगे इमाद वसीम, उसके बाद 2 फास्ट बॉलर्स जिनमें शाहीन शाह आफरीदी और हसन अली। और मेरे ख्याल में, मेरी अपनी राय ये कि ये मोहम्मद वसीम जूनियर को चांस नहीं देंगे, ये हारिस रऊफ के साथ जाएंगे क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस भी है, वो वहाँ प्रेशर सिचुएशन में जो ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश होती है वहां खेल चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ये पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम मेरी नजर में होगी। हो सकता है कि सकलैन मुश्ताक कुछ तब्दीली करें। बॉलिंग हमारी जो है वो वीक नजर आती है। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की बॉलिंग आपको ठीक लगती है रवीश? इकबाल साहब, मैं भी जो प्रेडिक्टेबल 11 सोच रहा था वो बिल्कुल आपकी और मेरी पाकिस्तान की प्लेइंग 11 बिल्कुल मैच कर रही है, जो कि हमने प्रैक्टिस मैचेस में भी देखी है कि भैया यहाँ पर आप नंबर 4 पे हफीज को लाएंगे, एक्सपीरियंस चाहिए आपको, शोएब मलिक को भी लाएंगे यहाँ पर 5 नंबर पर, और आप शादाब और आपके इमाद हैं, इमाद अब पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे ये भी देखना होगा। अच्छी बॉलिंग करी उन्होंने सेकंड मैच में, फर्स्ट जो वार्म अप मैच था उसमें इकोनॉमिकल थे, यहाँ पे तो 2 विकेट भी लिए उन्होंने। शादाब को सेकंड मैच में थोड़ी सी मार ज्यादा पड़ी, हारिस राउफ को भी पड़ी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, एंड हसन अली को भी पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की देखिए बॉलिंग हमेशा से अच्छी रहती है, और जितने भी हम वर्ल्ड कप देखें या जो भी हम इतिहास देखें उनकी फास्ट बॉलिंग बड़ी अच्छी रही है। अब यहाँ पर जो मुझे एक चीज लग रही है पाकिस्तान की, अगर मैं बैटिंग लाइनअप देखता हूं तो वहां पे ठीक है, बाबर आजम अभी मॉडर्न डे ग्रेट है, रिजवान ने हाल फिलहाल में बड़ी अच्छी फॉर्म करी, और क्या आपके जो विकेट कीपर कप्तान थे सरफराज, उनको हटा के वो रिप्लेस हुए और ओपनर भी खेल रहे हैं वहां पे। फिर फकर जमान पहले नहीं थे, उनको लाए नंबर 3 पर। तो यहाँ पर तो स्पॉट मुझे ठीक दिख रहा है। अब आपका जो एक्सपीरियंस लॉट आता है यहाँ पर, ये हफीज अब कितनी फॉर्म में है, वो कितना एक्सपीरियंस अपना दिखाते हैं, शोएब मलिक अपना कितना एक्सपीरियंस दिखाते हैं, एंड आसिफ अली जिनको कि हार्ड हिटर कहा जाता है, हैदर अली को भी कहा जाता है कि वो एक हार्ड हिटर है ये। लेकिन जो मेरे 5 बल्लेबाज हैं इकबाल साहब, इनमें कोई मुझे ऐसा डिस्ट्रक्टिव बैट नहीं नजर आता जो हर टीम के पास होता है। आप इंग्लैंड में चले जाइए, जैसन रॉय, जॉनी बेस्टो, जॉश बटलर, इंडिया में भी रोहित शर्मा है, इधर ऋषभ पंत है। ये 5 बैट्समैन जो है ना, इसमें मुझे डिस्ट्रक्टिव बैट की थोड़ी सी कमी लगती है। ये मेरा अपना तजुर्बा है, ये मेरा अपना एनालिसिस है। और स्पिन डिपार्टमेंट वो बेशक सक्सेसफुल रहा हो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट और या साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इंडिया विल प्ले बेटर। इंडिया स्पिन को अच्छा खेलेगा मेरे हिसाब से, शादाब को भी अच्छा खेलेगा और इमाद को भी अच्छा खेलेगा। और इमाद इतने बड़े टर्नर नहीं, शादाब तो देखो बड़े टर्नर है, लेकिन ये इनको अच्छा खेलेंगे। अब आते हैं फास्ट बॉलिंग। शाहीन शाह अफरीदी नो डाउट वर्ल्ड क्लास बॉलर है आपका, हसन अली ने बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, हारिस राउफ के पास पेस है, ये दोनों खिलाड़ियों का लेकिन इकोनॉमी अभी सेकंड वार्म अप मैच में ज्यादा रहा है। तो इंडिया के पास ऐसे बैटर हैं, केएल जिस टच में है, रोहित जिस टच में है, ये बॉल को बैट पे आना पसंद करेंगे। तो मुझे लगता है कि इंडिया के पास वो बैटर हैं जो पाकिस्तान की बॉलिंग का सामना कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करूंगा कि बिल्कुल आपने सही कहा कि अब बॉलिंग के शोबे में अच्छा शादाब खान स्ट्रगल कर रहे हैं, वाइस कैप्टन तो उन्हें बना दिया गया था, लेकिन वो पाकिस्तान की जानिब से जो मैचेस खेले आफ्टर बैटिंग में लोग कह रहे हैं, बात सर लोग कह रहे हैं बैटिंग पे थोड़ा शादाब ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं बजाय कि बॉलिंग के आजकल। बिल्कुल आपने सही कहा, हम लोग भी यहाँ उनको कहते हैं कि वो बैटिंग ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहे हैं बजाय इसके कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर बने। और वो भी उनका ताल्लुक मियां वाली से, जहाँ से कि मिसबाउल हक का ताल्लुक है। फिर शादाब खान रावलपिंडी शिफ्ट हो गए तो वो वहीं से सारी क्रिकेट खेले। अब रवीश, अगर हम इसकी बात करें, जो टाकरा हो रहा है, जिस तरह से लोग बड़े एक्साइटेड हैं सोशल मीडिया पे, भारत के लोग, भारत के जो आम आदमी है वो अजीबोगरीब किस्म के कमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग भी कमेंट्स कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, खेल को खेल की तरह देखना चाहिए या उसे जंग बना देना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं कि एशेज से भी ज्यादा पाकिस्तान और भारत का जब भी एनकाउंटर होता है वो एशेज से ज्यादा उसकी एक अहमियत होती है। आपकी क्या राय है? हार जीत तो होगी, 2 टीमें मैदान में उतरेंगी, एक जीतेगी एक हारेगी। मैं वहां 2007 के T20 वर्ल्ड कप में जो साउथ अफ्रीका में हुआ, दोनों पाकिस्तान और भारत के मैचेस में था। पहला मैच बॉल आउट पे भारत जीत गया जो टाई हो गया था। फिर दूसरे मैच में 5 रन से जो पाकिस्तान हारा, जिसमें मिसबा ने जोगिंदर शर्मा को जो शॉट लगाया और जो श्रीशांत ने कैच लिया। तो आपकी क्या ओपिनियन है कि हार जीत तो खेल का हिस्सा, लेकिन बहुत ज्यादा हम दोनों ममालिक के अवाम इसे अपने दिल पे नहीं ले लेते इस टाकरे को? बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा दिल से ले लेते हैं, काफी सारे लोग दिल से ले लेते हैं, बट कई बार मुझे इकबाल साहब ऐसा भी लगता है कि मजा भी आता है। कई बार हम इंजॉय भी करते हैं इन चीजों को कि ठीक है चलिए, मतलब एक अगर लेग पुलिंग हो और लिमिट्स के अंदर हो तो उसमें बड़ा मजा आता है। क्योंकि देखिए ये एक इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, क्योंकि अब दोनों इतना फ्रीक्वेंट क्रिकेट तो खेलते नहीं है, बायलैटरल सीरीज नहीं होती है इंडिया पाकिस्तान की, तो आईसीसी का एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जहां पे इंडिया और पाकिस्तान के मैच आपको देखने के लिए मिलते हैं।
और ये आईसीसी टूर्नामेंट्स की यूएसपी होता है मैच इंडिया पाकिस्तान का, हाइप वहीं से क्रिएट होती है टूर्नामेंट की, क्योंकि दोनों जगह की जो आवाम है क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करती है, सुपरस्टार है वहां पे क्रिकेटर्स। तो ये क्या होता है कि सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, इंडिया के भी बढ़ जाते हैं, इंडियंस के भी, पाकिस्तान के भी बहुत ज्यादा सेंटिमेंट्स बढ़ जाते हैं, और वो एक एक्स्ट्रा क्या कहते हैं उसको मसाला ऐड कर देता है उस मैच में। इसीलिए आप देखिए कि अभी मैच 24 को होना था, लेकिन सितंबर 24 से, या कह सकते हैं जब से अनाउंसमेंट हुआ तब से लोग इंतजार में बैठे कि कब से मैच हो, और आईपीएल खत्म होते होते तक, मतलब इंडिया के सारे फैंस इंतजार की आईपीएल खत्म हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच का काउंटडाउन शुरू, और फिर उसमें न्यूज चैनल्स भी तड़का डाल देते हैं, मीडिया वाले बड़ा तड़का डाल देते हैं, फिर इधर से बयानबाजी शुरू हो जाती है कि भाई बाबर ने ऐसा कह दिया है, इधर से हो जाता है कि भैया सहवाग ने ऐसा कह दिया है, उधर शोएब भाई कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ये चीजें चलती है, इसमें एक्साइटमेंट लेवल भी है, विद इन द लिमिट्स रहे, मुझे बड़ा मजा आता है। और मैं, जो क्रिकेट होता है ना उसमें एक्साइटमेंट लेवल होना चाहिए, तभी वो एक ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह है इंडिया पाकिस्तान का मैच। तो दोनों तरफ से सही। पब्लिक आवाम जो भी बोलती है, दिल पे मत लीजिए, एंजॉय करिए मैच को, और विद इन द लिमिट्स रहिए। अच्छा, एंजॉय तो करें, लेकिन अगर आप दोनों टीमों की टीम मैनेजमेंट का कंपैरिजन करें रवीश, तो आप देखें कि भारत की टीम मैनेजमेंट में रवि शास्त्री तो हैं ऑलरेडी, अब वो उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। उनके अलावा महेंद्र सिंह धोनी को, जो 2007 का T20 जीते, 2011 का वर्ल्ड कप जीते, एज अ कैप्टन 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उन्हें एज अ मेंटोर लेकर आए। और उसके अलावा आप जरा बताइएगा कि क्या राहुल द्रविड़ भी वहां मौजूद है? अगर ये तीनों बड़े दिमाग, बड़े क्रिकेटर्स वहां मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के दो कोचेस, हेड कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस आखिरी लम्हे पर रिजाइन कर गए। हालांकि उनको निकाला नहीं था रमीज राजा ने, लेकिन उन्होंने रमीज राजा की शायद वीडियोस देखी हुई थी या उन्हें अंदाजा हो गया था, तो ऐन वक्त पर वो छोड़ गए। हालांकि इस वक्त उनको रमीज राजा निकालते नहीं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था, तो वो छोड़ गए। फिर हमारे सकलैन मुश्ताक हैं जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के साथ वाबस्ता रहे। दो कोचेज हम गैर मुल्की लेकर आए, वर्नन फिलेंडर और मैथ्यू हेडन, जिन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आप कोचिंग स्टाफ की बात करें तो आप यकीनन समझेंगे ना कि भारत का पलड़ा भारी है इस लिहाज से, अगर देखा जाए। देखिए सर, अभी जो मैथ्यू हेडन को लेकर आए, क्योंकि रमीज राजा ने मेरे ख्याल से कमेंट्री बहुत ज्यादा की थी उनके साथ, तो कमेंट्री का जो उनको लगा होगा ना कि कमेंट्री कई बार बहुत अच्छा करते हैं, इनको बहुत अच्छा नॉलेज भी है, तो इसलिए मैथ्यू हेडन को लेकर आए, वो वन एंड फिलेंडर को लेकर आ गया। अच्छा, फिलेंडर को, मतलब हेडन तो मेरी समझ में आता है, फिलेंडर को क्यों लेकर आया वो मुझे समझ में नहीं आया। बट अभी जो भी रमीज राजा जो भी स्टाफ लेकर आए हैं, उसका इमीडिएट इफेक्ट तो हमें देखने को नहीं मिलेगा, उनको टाइम देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये शायद एक फ्यूचर प्लान हो कि 1-2 साल आप जब रहेंगे वो कोच, तो उसके बाद आउटकम्स आएंगे। बट कमिंग बैक टू दिस T20 वर्ल्ड कप और इंडिया, राहुल द्रविड़ अभी वहां पर नहीं है, और सौरव गांगुली ने कल ये बात क्लियर कर दी है कि पोस्ट हैज बीन ऑफर्ड टू राहुल द्रविड़, बट उन्होंने अभी कंफर्म नहीं किया है। तो इंडिया में हेड कोच की जो एप्लीकेशन है वो निकल चुकी है। जिस भी खिलाड़ी को, पूर्व खिलाड़ी को, जिसमें फॉर्मर प्लेयर को अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकता है, फिर शॉर्टलिस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो राहुल द्रविड़ इज नॉट देयर, बट यस महेंद्र सिंह धोनी इज देयर। और धोनी, आप यकीन मानिए, पहले दिन से ही अपने काम पे लग गए। दोनों वार्म अप मैच अगर आप देखेंगे, साइड में वो ऋषभ पंत को कभी ड्रिल्स करा रहे हैं विकेट कीपिंग के, बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको चौकन्ना रहना है, कभी वो ईशान किशन के साथ बात कर रहे हैं, कभी वो हार्दिक पांड्या के साथ बात कर रहे हैं। तो उनका जो रोल है, मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि रवि शास्त्री बिल्कुल साइडलाइन हो गए, लेकिन वो इनिशिएटिव लेकर हर खिलाड़ी के साथ बात कर रहे हैं, हर खिलाड़ी के साथ उनकी बैटिंग पे बात कर रहे हैं, विकेट कीपिंग पे बात कर रहे हैं। और जो स्टेटमेंट आ रहे हैं टीम के ड्रेसिंग रूम से कि केएल राहुल ने कहा कि यार उनके जैसा ब्रेन अगर हमारे साथ रहेगा तो हमें तो 100% फायदा होने वाला है। हार्दिक ने तो एक कदम और आगे जाके बोल दिया है कि जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी आए, ऐसा लगता है उनकी जो आउट ऑफ फॉर्म थी उनको लगने लगा कि फॉर्म वापस आने लगी है। विराट ने बोल दिया है कि महेंद्र सिंह धोनी तो होने ही चाहिए, उनके बारे में कोई डाउट ही नहीं है, और लग ही नहीं रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी कभी गए थे छोड़ के। तो एक पॉजिटिविटी आई है महेंद्र सिंह धोनी के आने से, और ज्यादा बेहतरी के लिए जिसे मैं बोलूंगा, तो ये इंडियन क्रिकेट के लिए पॉजिटिव है। सही। अच्छा, ये बताइए कि सुना है कि विराट कोहली खुश नहीं थे, व्हाइट बॉल की उन्होंने जो कप्तानी छोड़ रहे हैं वो खुश नहीं थे, उनको अपना इनपुट नहीं दे पा रहे थे। सुना है कि वॉशिंगटन सुंदर को भी वो टीम में रखना चाह रहे थे, लेकिन जो चीफ सेलेक्टर है चेतन शर्मा, उनकी ओपिनियन अलग थी, और सौरव गंगोली ने उन्हें बिल्कुल फ्री हैंड दिया हुआ है। क्या इस बात में सदाकत है कि वो जो टीम के सिलेक्शन पे, जिस तरह हमारे यहाँ खबरें आई कि बाबर आजम खुश नहीं थे, बाद में उन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली, क्या भारत में भी ऐसे ही था? देखिए, ये तो एक पैटर्न है क्रिकेट का। कई बार कप्तान खुश नहीं होता है सिलेक्शन कमेटी से, ये मतलब कोई नई चीज नहीं है, ये तो इतिहास अगर आप क्रिकेट का देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, तो कैप्टन चीफ सेलेक्टर के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है।
महेंद्र सिंह धोनी ने 2008 में डिमांड की कि मुझे आरपी सिंह चाहिए। जहीर खान जब इंजर्ड हो गए थे तो सिलेक्शन कमेटी ने कहा नहीं, आपको इरफान पठान से काम चलाना पड़ेगा। तो बड़े वहां पे टसल हुई सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग में। अब इसमें क्या था कि वॉशिंगटन सुंदर जो थे वो इंजर्ड हो गए एंड टाइम, और वॉशिंगटन सुंदर जो इंजर्ड हो गए, फिर सिलेक्शन कमेटी के पास एक ये हो गया कि अब हम भाई अपना खिलाड़ी जो भी हमें पसंद है या जिसने भी परफॉर्मेंस दी है हम उसको रखेंगे। एंड देन केम रविचंद्रन अश्विन इन द 50। तो ये चीजें चलती रहती हैं। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया में, जैसा आपको पता होगा कि जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के अंडर हमारा पूरा बीसीसीआई आ गया था, और 2-3 साल तक सुप्रीम कोर्ट की जो एडहॉक कमेटी थी उसने बीसीसीआई को रन किया। वो एक ऐसा पीरियड था इकबाल सर, जिसमें कि रवि शास्त्री एंड विराट कोहली ने इमेंस पावर को एंजॉय किया। इतनी पावर शायद भारतीय क्रिकेट में सौरव गांगुली ने की होगी जब जगमोहन डालमिया प्रेसिडेंट थे या एन श्रीनिवासन प्रेसिडेंट थे, तो महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन थे कि 4 टेस्ट मैच इंग्लैंड में हार गए, 4 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में हार गए, कप्तान के बारे में किसी ने चूं तक नहीं कहा, और जिस सेलेक्टर ने आवाज उठाई मोहिंदर अमरनाथ ने, उनको सिलेक्शन कमेटी से बाहर कर दिया बोर्ड के प्रेसिडेंट ने। तो ये इमेंस पावर को एंजॉय किया रवि शास्त्री एंड विराट कोहली के कॉम्बिनेशन में। लेकिन अब जो है सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब आपके पास बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट आ गए हैं जी सौरव गांगुली दादा, जो कि अपने आप एक एडमिनिस्ट्रेटर रहे। इंडियन क्रिकेट की दशा उन्होंने चेंज की है। जय शाह सेक्रेटरी हैं, जो कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के बेटे हैं। अमित शाह। पावर जो शिफ्टिंग है वो बोर्ड की तरफ जा रहा है। और मैं आपको बस एक चीज और ऐड कर दूं, जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जब काम कर रही थी बीसीसीआई की जगह, उसमें एक सीएजी के प्रेसिडेंट थे विनोद राय, और उसमें एक वेटरन जर्नलिस्ट थे रामचंद्र गुहा। उन्होंने बाद में छोड़ दिया था उस एडहॉक कमेटी को। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी? उन्होंने कहा था कि बीजेपी, जो कि हमारी रूलिंग पार्टी है यहाँ पे, बीजेपी में नरेंद्र मोदी की इतनी भक्ति नहीं होती है जितनी इस वक्त बीसीसीआई में विराट कोहली की हो रही है। समझ रहे हैं आप बात? यानी कि कोहली जो चाह रहे थे वो हो रहा था, और कोहली जो नहीं चाह रहे थे उसको कोई करा भी नहीं सकता था। लेकिन अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गई, और इसीलिए विराट कोहली ने व्हाइट बॉल T20 फॉर्मेट की कैप्टेंसी छोड़ने का ऐलान कर दिया इसके बाद, और फिर वो अपनी बैटिंग पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वर्कलोड मैनेज करेंगे। अच्छा चल बस 2 सवाल और करूंगा, आपका बहुत वक्त लिया। लेकिन ये बताइए रवीश के, जिस तरीके से हमारे आपके रिलेशनशिप है, जर्नलिस्ट के एक दूसरे का बड़ा रिगार्ड करते हैं, आप हो कोई और हो, सारे जर्नलिस्ट जो हैं भारतीय वो रिगार्ड करते हैं एक दूसरे का, हम आपका रिगार्ड करते हैं, आ जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके के जो ताल्लुकात, लोग भी एक दूसरे का बड़ा ख्याल करते हैं। मैं जब गया था भारत तो मुझे एक लड़का मिल गया था, जयकरण अग्रवाल उसका नाम था, और दिल्ली के पास एक जगह है सैनिक फॉर्म, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो अपने घर मुझे लेकर गया, अपने पिताजी से मिलवाया, और वो व्रत था उनका कोई, और उसके बाद एक दिन और ले गया, मुझे खाना खिलाया। जिस तरीके से मोहब्बत करने वाले MP सिंगला एक मुझे मिल गए थे मोहाली में, हालांकि वो लीक्वर के डीलर थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इनके लिए हलाल खाना उन्होंने कुक लगाया। यानी कि मोहब्बतें ऐसी है। तो आप नहीं समझते कि क्रिकेट आइंदा आने वाले दिनों में, जिस तरह से लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, समझते हैं, सियासतदान अपनी जगह पर, जिस तरह से सहाफी एक दूसरे को इज्जत देते हैं, आप समझते हैं आने वाले दिनों में क्रिकेट जो है भारत और इंडिया, भारत और पाकिस्तान को करीब लाने का जरिया बन सकती है इन फ्यूचर? देखिए, क्रिकेट ने बहुत बार जरिया बना। इंडिया पाकिस्तान के जब भी मैचेस हुए उसमें बहुत बना। इंडिया की, पाकिस्तान की टीम इंडिया आई, इंडिया की टीम भी पाकिस्तान गई थी। आपको याद होगा फेमस सीरीज हुई वहां पर, मुल्तान के सुल्तान बने वीरेंद्र सहवाग, देन कामरान अकमल की वो पारी याद कर लीजिए, इरफान पठान की हैट्रिक याद कर लीजिए, मोहम्मद यूनुस, बहुत बहुत जबरदस्त। जब ये यहाँ पे भी आए, यहाँ पे पाकिस्तान की टीम आई, बड़ी जबरदस्त भी। लेकिन फिर कुछ हालात ऐसे खराब हो जाते हैं कि फिर वो सिनेरियो बन नहीं पाता है, और उसका सबसे ज्यादा जो असर होता है वो क्रिकेट के ऊपर होता है। अब देखिए, अगर मैं न्यूट्रलिटी पे बात करूं तो यहाँ पे जो हम सियासतदानों से बात करते हैं कि क्रिकेट क्यों, तो वो कहते हैं कि यार क्रिकेट एक ऐसा है जो दोनों कंट्रीज के सेंटीमेंट को बड़ा जगा देता है। तो सबसे पहला जो असर पड़ता है वो किसी हॉकी मैच पे नहीं पड़ेगा, या वॉलीबॉल मैच में नहीं पड़ेगा, या जैवलिन थ्रो पे नहीं पड़ेगा, वो असर पड़ता है सीधे सीधे क्रिकेट पे। कि सबसे पहले भैया क्रिकेट, ये ज्यादा सेंटीमेंट जाग रहे हैं इनके, इसको बंद करो सबसे पहले। तो सबसे पहले क्रिकेट पे पड़ता है, इसीलिए इंडिया पाकिस्तान का कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हो पा रहा है, और हम आईसीसी टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। बट बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि हालात बेहतर होंगे। दोनों मुल्कों में जो आवाम है वो और मैच्योर होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी हमारी आवाम मैच्योर है या पाकिस्तान की सारी आवाम मैच्योर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी जिसकी वजह से ये फासले हैं कहीं ना कहीं। तो वो जब उस स्टेट पे आ जाएगी कि अब उनको लगेगा कि नहीं यार, ये दोस्त, ये नफरत से, दुश्मनी से ना काम चलने वाला है, ना हम ग्लोबली कुछ अचीव कर पाएंगे। जब वो दोनों कंट्री अचीव कर लेंगे कि यार ये इधर से कुछ ये नुकसान ही है, हमें ग्लोबली लीडर बनना है,
भारत को भी सही पाकिस्तान को, देखो पाकिस्तान छोटी कंट्री है, उसको और प्रोग्रेस करनी है, जैसे सिंगापुर ने सही की, बाकी कंट्रीज ने की, हाँ तो वो भी सोचे इकोनॉमिकली, हम भी सोचे इकोनॉमिकली, तब तो जी बिल्कुल तब भी क्रिकेट भी खेलेंगे, सब कुछ खेलेंगे, और फिर बॉर्डर वॉर्डर डिस्प्यूट सब खत्म करके जो है जहां पे रहिए और फिर आगे हम्म। बढ़ेंगे, तो वहां से तो चीजें हो सकती है, बट दोनों जगह की आवाम को, सियासतदानों को उस मैच्योरिटी पे आना पड़े। आखिरी सवाल, पाकिस्तान आज तक ना तो 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में भारत से जीता, ना T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से जीता। आप चूंकि टीम भारत की बड़ी मजबूत है, एक्सपीरियंस्ड है, आप क्या समझते हैं T20 क्रिकेट में जैसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया कि स्कॉटलैंड ने हरा दिया बांग्लादेश को, हालांकि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को हरा कर आए हुए थे, 6 रन से हार गए। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान भारत जो मैच होने जा रहा है उसमें बज़ाहिर तो भारत का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन आप अपने तजुर्बे की रोशनी में देखते हैं कोई अपसेट हो सकता है या ये 6-0 हो जाएगा? देखिए पाकिस्तान, ये तो बिल्कुल सब जानते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल टीम रही है उनके साथ। देखिए जिसका कोचिंग स्टाफ एकदम से चला गया, बड़ी सारी चीजें गड़बड़ हुई हैं स्टार्टिंग में, चेंज उन्होंने हुई, अपना हाँ 15 में भी ज्यादा प्लेयर्स चेंज किए, मतलब पहले फकर को हाँ लेकर आए, फिर शोएब आए, फिर ये सरफराज आए, तो बड़े खिलाड़ी उन्होंने चेंज किए, वहां पे हैदर अली आए। वो इंडिया की तरफ हम्म, से सिर्फ एक ही प्लेयर चेंज हुआ, अक्षर पटेल की जगह शार्दुल ठाकुर आ गया, बाकी इंडिया का उस हिसाब से देखें तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा। इनका इधर न्यूजीलैंड चले गया एंड टाइम पे, देन इंग्लैंड नहीं आया खेलने के लिए, प्रैक्टिस से थोड़ा सा महरूम रह गए। बट पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो आपको सरप्राइज देती है, दिए हैं, और उन्होंने मिसालें भी कायम की हैं अपनी कि जब वो डाउन जाते हैं वहीं से अप होके जाते हैं। बट मेरे को ये लगता है कि ठीक है, बिल्कुल ऑन पेपर इंडिया का अपर एंड है, मैं एक्साइटिंग क्रिकेट देखना चाहता हूँ, मैं वही क्रिकेट देखना चाहता हूँ जो हमने 2007 में देखी थी, चाहे लीग मैच था, सही चाहे फाइनल मैच था, मिसबाह का शॉट, जिस शॉट पे उनको मतलब महारत हासिल था, जिसको बोलते हैं, जो उनका हाँ, एक पैट शॉट था, उस शॉट को उस खेल पे के आउट हो मिसबाह उल हक आउट हुए थे। तो और सही श्रीसंत का भी मैं आपको बता दूं कि श्रीसंत ने जब कैच पकड़ा था, वो उनकी आईसाइट वीक है, उस समय उन्होंने हाँ कॉन्टेक्ट लेंस नहीं लगाए हुए थे, और बिना हाँ। कॉन्टेक्ट लेंस के उन्होंने वो कैच पकड़ा था, धुंधली उनको और बॉल नजर गेंद आई उनके थी। हाथ से सुना निकल रही थी, मैंने इंटरव्यू उनका एक देखा, वो कह रहे थे कि मुझे तो इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि गेंद निकल जाएगी, हाथ में आ जाएगी। बिल्कुल, वो वैसे ऐसे करके थोड़ा सा जगल कर रहे थे, बिकॉज कॉन्टेक्ट लेंस उन्होंने नहीं लगाए थे। खैर एनीवेज, तो हाँ, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इज नोन फॉर सरप्राइजेस, सरप्राइज दे सकते हैं, हम्म, अपसेट कर सकते हैं। नो डाउट लेकिन कि ऑन पेपर अगर कंपेयर करें तो इंडिया थोड़ा सा एक्सपीरियंस साइड है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ठीक है, साइड है पाकिस्तान ठीक, से। एक्सपीरियंस है। रवीश, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना वक्त दिया, और हमारे यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं वो भारत में भी बेनतहा हैं, भारत में बहुत सारे हैं, नेपाल में हैं, उसके अलावा पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बर्तानिया, जहां जहां पाकिस्तान और भारत के लोग रहते हैं वहां लोग हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं। और आप जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो रवीश, मच, थैंक माय यू, प्लेजर। थैंक यू।